हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूटी विद डॉटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, मतलब कि जो आपके सिलेबस वाइज, ठीक है, सिलेबस में जो आप लोग को सिलेबस दिया गया है कि किस कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने जो प्रीवियस ईयर में जो आपके जो आ चुके हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, आप लोग के टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया, मतलब एक टेस्ट सीरीज है ये एक तरफ से, ठीक है। तो जैसे कि अबॉर्शन वगैरह हो गया है ना, और मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, फार्मेकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इसमें से इससे क्या क्या मैंने क्वेश्चन निकाला है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया ना, उसी टाइप का क्वेश्चन निकाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। और आप लोग इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो, ठीक है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, रेबीज वैक्सीन किसने खोजा था? तो रेबीज वैक्सीन की खोज की थी लुइस पॉस्टर ने। लुइस पॉस्टर ने 1885 में रेबीज वैक्सीन बनाई थी, इसलिए पॉस्टर को मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, टाइफाइड बैसिलस किसने खोजा था? तो टाइफाइड बैसिलस की खोज की थी गैफ्की ने। कल कार्ल गैफ्की ने 1884 में सैल्मोनेला टाइफी, मतलब कि टाइफाइड बैसिलस की खोज की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सेफिल्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? तो सेफिल्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम एक स्पैरोजेटिक बैक्टीरिया है जो सेफिल्स का कारण बनता है। तो सेफिल्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ट्रिपोनिमा पैलिडम। क्वेश्चन नंबर 4, वायरोलॉजी का जनक कौन है? तो वायरोलॉजी का जनक है इवानॉक्सी, ठीक है। दमित्री इवानॉक्सी ने 1892 में टेबेको मोजिक वायरस खोजा था और वायरोलॉजी की नींव रखी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 5, फादर ऑफ इंडियन बैक्टीरियोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ इंडियन बैक्टीरियोलॉजी है वाल्डेमार हैफकाइन, ठीक है। और हैफकाइन ने 1893 में कोलेरा वैक्सीन और 1897 में प्लेग वैक्सीन को बनाई थी। इससे भारत ने बैक्टीरियोलॉजी की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फादर ऑफ इंडियन बैक्टीरियोलॉजी क्या है? तो फादर ऑफ इंडियन बैक्टीरियोलॉजी है वाल्डेमार, ठीक है। इनने क्या किया था? 1893 में कोलेरा वैक्सीन बनाई थी, याद रखिएगा, 1893 में कोलेरा वैक्सीन बनाई थी और 1897 में प्लेग की वैक्सीन बनाई थी। भारत ने बैक्टीरियोलॉजी की शुरुआत की थी, ठीक है। तो वहाँ फादर ऑफ इंडियन बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? वाल्डेमार हैफकाइन ने। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं फार्मेकोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 6, मलेरिया के ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है क्लोरोक्विन, ठीक है। जो अनकॉम्प्लिकेटेड पीवीएक्स होते हैं ना, पीवीएक्स में मलेरिया में कौन कौन सी दवाई दी जाती है? तो क्लोरोक्विन दी जाती है और रिम्फाम्पसी दी जाती है। इसको क्या कितने दिन का देते हैं? इसको 14 दिन के लिए दिया जाता है क्लोरोक्विन को, ठीक है। जो क्लोरोक्विन होता है इसको 3 दिन के लिए देते हैं और रिफाम्पसिन को 14 दिन के लिए दिया जाता है, ठीक है। जो क्लियर है ना आप लोग को? जो पीवीएक्स जो मलेरिया होता है ना, जो अनकॉम्प्लिकेटेड रहता है, अनकॉम्प्लिकेटेड पीवीएक्स मलेरिया को, इसमें क्लोरोक्विन को 3 दिन की डोज देते हैं और प्राइमिक्वाइन को 14 दिन की डोज देते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि कम्युनिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि क्योंकि पीवीएक्स क्या है? पीवीएक्स जो मलेरिया है उसको क्लोरोक्विन को 3 दिन के देंगे, ठीक है, और प्राइमिक्विन को 14 दिन के दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है? तो ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग है रिफाम्पसिन। फर्स्ट लाइन ड्रग जैसे एंटी ट्यूबरक्लोसिस का है रिफाम्पसिन है, आइसोनाइजेड है, पैराजिनामाइड है और इथम्बिटॉल है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? फर्स्ट लाइन ड्रग है, ठीक है। और जैसे कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? वो सेकेंड लाइन ड्रग है। स्ट्रेप्टोमाइसिन पर कंट्राइंडिकेटेड, किन लोग के लिए कंट्राइंडिकेटेड है? प्रेगनेंसी में। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लेती है तो क्या करता है? वो 8th कैरन नर्व को डैमेज कर सकती है, मतलब कि वेस्टिबुलर नर्व जो होती है ना, उसको डैमेज कर देती है। क्या होता है ये जो ड्रग है ना, वो प्लेसेंटा के आर पार चली जाती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके वो बेबी तक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? बेबी के जो 8th जो नर्व है ना, वेस्टिबुलर जो कान की जो नर्व, वेस्टिबुलर नर्व, उसको डैमेज कर देती है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए फेरस सल्फेट दी जाती है। फेरस सल्फेट टेबलेट ओरल आयरन थेरेपी के लिए दी जाती है, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कौन सी ड्रग दी जाती है? तो आंसर आएगा फेरस सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 9, है HIV ट्रीटमेंट के लिए कौन सी दवा यूज़ करते हैं? तो इसके लिए यूज़ करते हैं ART, मतलब कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। HIV एड्स में मल्टीपल एंटी रेट्रोवायरल ड्रग का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
ऑक्सीटोसिन ड्रग का उपयोग किस में होता है? तो ऑक्सीटोसिन ड्रग का यूज़ करते हैं लेबर इंडक्शन के लिए। ऑक्सीटोसिन यूट्रस को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और लेबर इंडक्शन या पीपीएच मैनेजमेंट में यूज़ होता है। जैसे कि अगर कोई ये डिलीवरी के लिए आते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं तो पेन को बढ़ाने के लिए और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं, लेबर इंडक्शन के लिए यूज़ करते हैं और पीपीएच के मैनेजमेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। मतलब ब्लीडिंग को क्या करना है, रोकने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है? ऑक्सीटोसिन का यूज़ किया जाता है। तो ऑक्सीटोसिन ड्रग का उपयोग होता है लेबर और इंडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अब अबॉर्शन और एमटीपी एक्ट के क्वेश्चन देखेंगे। अबॉर्शन की क्या है? अबॉर्शन क्या है? तो अबॉर्शन का मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक या फीटस वेट बिलो 5, फीटस का जो वेट होता है वो 500 ग्राम से कम होता है, इसे क्या बोलते हैं? अबॉर्शन। तो क्वेश्चन नंबर अबॉर्शन का क्वेश्चन आंसर क्या आएगा? बी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक और फीटस का जो वेट होता है 500 ग्राम से कम होता है। WHO के अनुसार क्या है? वाइबिलिटी एज जो है 20 वीक या 500 ग्राम से कम फीटस से पहले प्रेगनेंसी का समाप्त होना क्या कहलाता है? अबॉर्शन कहलाता है। ठीक है, ये अबॉर्शन अबॉर्शन आप लोगों को क्लियर हो गया? अबॉर्शन क्या होता है? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक, वेट 500 ग्राम से कम होना, ये WHO के अनुसार। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का दूसरा नाम क्या है? तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को बोला जाता है मिसगैरेज। ठीक है, क्योंकि जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन क्या होता है? एक नेचुरल अबॉर्शन होता है जो अपने आप ही हो जाता है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जैसे कि ना किसी में क्या होता है, जैसे कि किसी बच्चे को अगर क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी वगैरह हो गई है ना, अगर मदर का कोई कुछ रिस्पेक्ट की वजह से क्या जो अपने आप जो अबॉर्शन हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसको नेचुरल अबॉर्शन या मिसगैरेज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, थ्रेटनेड अबॉर्शन की पहचान क्या है? थ्रेटनेड अबॉर्शन की पहचान है ब्लीडिंग होना और सर्विस का क्लोज होना। क्या होता है थ्रेटनेड अबॉर्शन? के मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, पेशेंट को ब्लीडिंग होगी और पेन होगा, ठीक है, प्लस क्या रहेगा, उसका जो सर्विक्स रहेगा वो क्लोज रहेगा, ठीक है, बेबी का हार्ट बीट सुनाई देगा, ठीक है, और बेबी का हार्ट भी सुनाई देने का सर्विस क्लोज रहेगा, ठीक है, और भ्रूण जो है अभी भी यूट्रस में लाइव रहेगा। ये है थ्रेटनेड अबॉर्शन का पहचान। ठीक है, हमेशा याद रखना थ्रेटनेड अबॉर्शन में क्या होता है, इसको ब्लीडिंग होती है पर सर्विक्स जो रहती है वो क्लोज रहती है, ठीक है, बेबी जो भ्रूण है अभी भी क्या रहता है, उसमें लाइव रहता है। तो ये अलग, ये जो अबॉर्शन है, ठीक है, उसमें ये में क्या रहेगा, वजनल ब्लीडिंग होगी और सर्विक्स बंद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है? इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मतलब होता है कुछ प्रोडक्ट यूट्रस में ही रह जाते हैं, ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि प्लेसेंटा के कुछ टिश्यू वगैरह क्या होता है यूट्रस में ही रह जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट अबॉर्शन। ठीक है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन में रिटेन प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था ना कि प्लेसेंटा के कुछ टिश्यू वगैरह होते हैं उसमें रह जाते हैं, तो क्या करता है, ये ब्लीडिंग करता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, डीएनसी करना पड़ता है पूरा। क्या करते हैं, पूरा ये डायलेट वगैरह हो गया है ना, सर्जिकल इक्विपमेंट से इसको क्या कहता है, पूरा इवैक्यूएट करते हैं। तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट यूट्रस में रह जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा क्या, कुछ प्रोडक्ट यूट्रस में रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्लीट अबॉर्शन में क्या होता है? कंप्लीट अबॉर्शन में होता है ऑल प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक्सपल हो जाते हैं और यूट्रस क्या होता है, एम्प्टी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा बी, कंप्लीट अबॉर्शन में यूट्रस पूरी तरह से खाली हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आएगा, ऑल प्रोडक्ट एक्सपेल यूट्रस एम्प्टी। क्वेश्चन नंबर 16, सेप्टिक अबॉर्शन किसके लिए होता है? तो किससे होता है? जो सेप्टिक अबॉर्शन होता है अनसेफ अबॉर्शन से, इन्फेक्शन से। क्या होता है, अगर अच्छे से अबॉर्शन नहीं हुआ है ना, सेफ तरीके से अबॉर्शन नहीं हुआ है या फिर कुछ इन्फेक्शन हो गया, इन सब की वजह से भी क्या हो सकता है, सेप्टिक अबॉर्शन हो सकता है ना, यूट्रस में इन्फेक्शन फैल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मिस्ड अबॉर्शन का मतलब क्या है? मिस्ड अबॉर्शन मतलब होता है डेड फीटस या रिटेन्ड इनसाइड यूट्रस। ठीक है, मतलब कि जो भ्रूण है वो पेट में ही क्या हो गया है, मर गया है, ठीक है, डेड हो गया, डेड फीटस क्या हो गया, जो फीटस है वो डेड हो गया पर एक्सपेल नहीं हुआ, मतलब बाहर नहीं निकला है, जिसे क्या बोलेंगे, मिस्ड अबॉर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा, मिस्ड अबॉर्शन का मतलब होता है डेड फीटस रिटेन इनसाइड द यूट्रस, मतलब जो फीटस है वो डेड हो गया है बट यूट्रस से बाहर नहीं निकला है, इसे क्या बोलेंगे, मिस्ड अबॉर्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, रिकरेंट अबॉर्शन की परिभाषा क्या है? तो रिकरेंट का मतलब होता है 3 या उससे अधिक जो लगातार अबॉर्शन होता है ना, 3 से बार बार उसको अबॉर्शन हो रहा है ना, रिकरेंट अबॉर्शन हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, रिकरेंट अबॉर्शन की यह डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका 18 का आंसर आएगा बी,
क्वेश्चन नंबर 19, एनटीपी एक्ट इंडिया में पहली बार कब लागू हो गया, कब लागू किया गया? तो एनटीपी एक्ट को इंडिया में 1971 में लागू किया गया। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में अबॉर्शन को लीगल किया गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एमटीपी एक्ट पहली बार कब आया, इंडिया कब आया? तो 1971 में इसे अबॉर्शन लीगल किया गया। एमटीपी एक्ट अमेंडेड के अनुसार अबॉर्शन लिमिट कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 20 के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 20 है, एमटीपी अमेंडेड 2021 के अनुसार अबॉर्शन की लिमिट को बढ़ा दिया गया, 24 वीक किया गया। जो रेप से अगर गर्भ ठहर जाता है, रेप की वजह से अगर गर्भ प्रेग्नेंट हो जाती है, या फिर जैसे कि कोई कंट्रासेप्शन यूज़ कर रही है और कंट्रासेप्शन कोई फेल हो गया, ये सब कारणों की वजह से क्या किया, उसको 24 वीक किया गया। ठीक है, तो 24 वीक तक अबॉर्शन कर सकते हैं। और जो 20 वीक है ना, 20 वीक अबॉर्शन कब कर सकते हैं? जैसे कि 20 वीक तक अबॉर्शन कर सकते हैं जैसे कि क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है। ठीक है, अगर फीटल को क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, एडवार्ड सिंड्रोम हो गया, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, ये सारे सिंड्रोम्स की वजह से बच्चे 20 वीक में अबॉर्शन कर सकते हैं। या फिर अगर मदर की लाइफ को कोई रिस्क है, ये सब कारणों की वजह से 20 वीक तक इससे अबॉर्शन कर सकते हैं। और 24 वीक तक जो रेप के केस है, जो कंट्रासेप्शन फेल हो गया, इन सब का अबॉर्शन आगे बढ़ा के अमेंडेड करके कितना किया गया? 24 वीक। तो 24 वीक नॉर्मल केस में और 24 वीक जो होता है वो रेप केस में और कंट्रासेप्शन फेलियर के केस में इसको आगे बढ़ा दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा एमटीपी अमेंडेड के अनुसार अबॉर्शन की लिमिट को 24 वीक किया गया। बट कुछ स्पेशल केस जैसे कि रेप केस में, इंसेस्ट, माइनर प्रेगनेंसी केसेस में 24 वीक तक अबॉर्शन किया गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, लेबर और डिलीवरी के 4 टॉपिक है, टॉपिक 4 का लेबर और डिलीवरी में। तो क्वेश्चन नंबर 21, लेबर का पहला स्टेज किसका है? तो लेबर का जब पहला स्टेज होता है तो सबसे पहले सर्वाइकल का डायलिटेशन होता है। ठीक है, सर्विस का क्या होता है? सर्विस का मुंह खुलता है। तो सर्विक्स डायलिटेशन कितना होता है? ऑनसेट ऑफ जब लेबर पेन स्टार्ट होता है, जब लेबर पेन से लेके सर्विस तक था। ठीक है, लेबर पेन से लेके सर्विक्स कितना ओपन होता है? तो 10 सेंटीमीटर सर्विस डायलेट होता है। तो लेबर का पहला स्टेज क्या है? तो लेबर का पहला स्टेज कहलाता है सर्वाइकल डायलिटेशन। क्वेश्चन नंबर 22, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? तो इसके क्या होता है? 4th स्टेज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में तो बेबी का फर्स्ट स्टेज में क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेज में लेबर सर्वाइकल डायलिटेशन होगा। सेकंड स्टेज में क्या होगा? बेबी की डिलीवरी होगी। तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होगा? बेबी की डिलीवरी होगी। सेकंड स्टेज में तक कि कंप्लीट डायलिटेशन होगा और बेबी की डिलीवरी तक का जो सेकंड स्टेज में तक जो कंप्लीट डायलिटेशन से लेके बेबी की डिलीवरी तक का जो सफ़र रहता है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कहा जाता है। उसके बाद है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में होता है प्लेसेंटल डिलीवरी। ठीक है, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन को एक्सपेल करना रहता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या कहलाता है? प्लेसेंटा की डिलीवरी कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है? तो थर्ड स्टेज जैसे कि पहला क्या होता है? लेबर के 4th स्टेज होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? इसको कॉन्ट्रैक्शन से लेके सर्वाइकल डायलिटेशन का सफ़र, सर्वाइकल डायलिटेशन से लेके डिलीवरी तक का सफ़र, डिलीवरी से लेके प्लेसेंटा तक का सफ़र, और प्लेसेंटा से डिलीवरी तो प्लेसेंटा तो एक्सपेल हो गया, प्लेसेंटा के एक्सपेल से ये जो पोस्टमार्टम मतलब कि 1 से 2 घंटे जो ऑब्जर्व करते हैं ना कि मदर को किसको पीरियड्स नहीं हो रहा है, मदर स्टेबल है कि नहीं, तो इसको 4th स्टेज कहा जाता है। तो इसमें क्या है? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होगा? प्लेसेंटल की थर्ड स्टेज में क्या होता है? प्लेसेंटा को एक्सपेल करते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा को एक्सपेल करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं? एक्सपेल करने के बाद 4th स्टेज क्या कहलाएगा? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, थर्ड स्टेज क्या कहेगा? प्लेसेंटल की डिलीवरी, और 4th स्टेज क्या कहलाएगा? ऑब्जर्वेशन। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्या कहलाता है? तो फर्स्ट स्टेज है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से लेके सर्वाइकल डायलिटेशन का सफ़र क्या कहलाता है? फर्स्ट स्टेज। ठीक है, लेबर और पहला स्टेज क्या आएगा? सर्वाइकल का डायलिटेशन जो 10 सेंटीमीटर तक होता है। सेकेंड स्टेज क्या कहलाएगा? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में बेबी की डिलीवरी होगी, मतलब कंप्लीट डायलिटेशन हो गया। कंप्लीट डायलिटेशन के बाद बेबी की डिलीवरी तक का सफ़र क्या कहलाएगा? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, अब थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या कहलाएगा? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में होगा
अब बेबी की डिलीवरी हो गई, बेबी की डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा की डिलीवरी बची है, तो थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन को आउट करते हैं, जो प्लेसेंटल की डिलीवरी करते हैं प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट करते हैं। अब फोर्थ स्टेज में क्या आएगा, फोर्थ स्टेज कहलाता है हमारा ऑब्जर्वेशन। डिलीवरी होने के बाद प्लेसेंटा भी आउट होने के बाद ऑब्जर्वेशन कर, मतलब 1 से 2 घंटा हमको ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट को कहीं पीपीएस तो नहीं है, पेशेंट स्टेबलाइज है या नहीं, तो इसको ऑब्जर्व करना है। ये तो लेबर के 4 स्टेज होते हैं, ठीक है। लेबर के 4th स्टेज होते हैं, पहला सर्वाइकल डायलिटेशन होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से लेकर सर्वाइकल डायलिटेशन का सफर, ठीक है। सर्वाइकल डायलिटेशन से लेकर बेबी की डिलीवरी तक का सफर, उसके बाद प्लेसेंटल डिलीवरी, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, 4 स्टेज होते हैं लेबर के, ठीक है। ये आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग को पूछ सकते हैं लेबर के प्रोसेस में, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोलॉन्ग्ड लेबर डेफिनेशन क्या है। तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर होता है अगर लेबर 18 घंटे से ज़्यादा हो रहा है उसे प्रोलॉन्ग्ड लेबर कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब कि जैसे कि मैंने बताया था ना, प्राइमरी ग्रेविडा में कितना रहता है, प्राइमरी ग्रेविडा 12 से 14 घंटे का रहता है, ठीक है। अगर 18 घंटे से ज़्यादा हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी ग्रेविडा बोलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर क्या है, तो नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की सबसे कॉमन वजह क्या है। तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन की वजह से, मतलब कि सीपीडी की वजह से। तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का सबसे कॉमन वजह है सीपीडी, मतलब कि मदर के पेल्विक और फीटस हेड डिस्प्रोपोर्शन के कारण ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है। मदर के पेल्विक और फीटस के डिस्प्रोपोर्शन के कारण, मतलब कि जो बेबी का जो हेड रहता है ना, वो मदर के पेल्विक से बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या करता है, वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो ऑब्स्ट्रक्टेड पेल्विक का सबसे कॉमन वजह क्या है, तो इसका आंसर आएगा सीपीडी। क्यों होता है, क्योंकि बेबी का जो हेड रहता है वो मैटरनल पेल्विक से बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 26 है इसमें, मतलब 5वां टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है, कोलेस्ट्रम का कलर कैसा होता है। तो कोलेस्ट्रम जो होता है वो थिक कलर का येलोइश एंटीबॉडी रिच मिल्क होता है। तो येलो कोलेस्ट्रम का कलर कैसा होता है, तो कोलेस्ट्रम का कलर येलोइश होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसमें एंटीबॉडी होता है जो बच्चों को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ब्रेस्ट फीडिंग में कौन सा एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे ज़्यादा होता है IgA, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग में कौन सा एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा होता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी होता है इम्यूनोग्लोबिन A, ठीक है। जो न्यूबॉर्न को म्यूकोजल प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। म्यूकोजल प्रोटेक्शन के लिए होता है, उसको बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा C, IgA। क्वेश्चन नंबर 28, कंगारू मदर केयर किसके लिए दी जाती है। तो कंगारू मदर केयर दी जाती है लो बर्थ वेट बेबी में, जिसे KMC बोलते हैं, मतलब कि स्किन टू स्किन वार्म करना, एक्सक्लूसिव, और प्लस इसमें क्या दिया जाता है, प्लस में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दिया जाता है। तो कंगारू मदर केयर किसके लिए जाता है, कंगारू KMC दिया जाता है लो बर्थ वेट बेबी के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, पिपेरियन पीरियड कितने दिन का होता है। तो पिपेरियन जो पीरियड होता है ना, वो 42 डेज का होता है। डिलीवरी के बाद रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं नॉर्मल होने में 42 दिन लगते हैं। पिपेरियन पीरियड कितने दिन का होता है, तो पिपेरियन पीरियड होता है 42 दिन का। मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, वो ऑर्गन नॉर्मल होते हैं, मतलब यूट्रस का जो साइज होता है वो वापस से अपनी जगह में जाने के लिए कितने दिन लगते हैं, 42 दिन लगते हैं, मतलब कि 6 वीक लगते हैं, नॉर्मल होने में 6 वीक लगते हैं, 42 दिन। इसके बाद है न्यूनेटल पीरियड कितने दिन का होता है। तो न्यूनेटल पीरियड जो होता है वो 28 दिन का होता है, मतलब कि 0 से लेके 28 दिन के बच्चे को क्या बोलते हैं, न्यूनेटल कहा जाता है। अब टॉपिक 6 न्यूट्रिशन का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज से कौन सा बीमारी होती है। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशियोरकर होता है। क्वाशियोरकर में क्या होता है, क्वाशियोरकर में अक्सर 2 टाइप के होते हैं ना, एक क्वाशियोरकर होता है और एक मरासमस होता है। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, क्वाशियोरकर होगा, और मरासमस किसकी वजह से होगा, एनर्जी वगैरह की डेफिशिएंसी से मरासमस होता है। मरासमस में क्या होता है, मरासमस में कैलोरी की डेफिशिएंसी से मरासमस होता है, और जो क्वाशियोरकर होता है वो क्वाशियोरकर किसकी डेफिशिएंसी से होगा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशियोरकर होगा। तो क्या होगा, जैसे कि क्वाशियोरकर में क्या होगा, क्वाशियोरकर होता है इसमें एडिमा रहता है, फैटी लीवर रहता है और हेयर चेंजेस रहते हैं, ठीक है। इसके सिम्टम क्या क्या है, क्वाशियोरकर के एडिमा होना, फैटी लीवर और हेयर चेंजेस।
अब क्वेश्चन नंबर 32 है, एनर्जी डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज होते हैं, मतलब कैलोरी की डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज होता है, तो इसका आंसर आएगा मरासमस। ठीक है, मरासमस में क्या होगा, सीवियर वेस्टिंग होगा। ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, सीवियर वेस्टिंग ऑफ मसल्स होगा ड्यू टू द कैलोरी डेफिशिएंसी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें सीवियर वेस्टिंग होगा ड्यू टू द कैलोरी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, उसको मरासमस होगा। तो एनर्जी की डेफिशिएंसी से क्या होगा, मरासमस। क्वाशियोरकर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी से और मरासमस में कैलोरी की डेफिशिएंसी से होता है। क्वेश्चन नंबर 33, विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, तो विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से बेरी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन बी3 मतलब कि नाइसिन डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है, तो विटामिन बी3 मतलब नाइसिन की डेफिशिएंसी से पेलिग्रा होता है। पेलिग्रा होगा। ठीक है, पेलिग्रा में क्या क्या होता है, पेलिग्रा में 3D होता है, याद रखिएगा, पेलिग्रा में क्या क्या होता है, 3D होता है, मतलब तीन प्रॉब्लम्स होती है पेलिग्रा में। पहले इसको तो डायरिया होगा, डर्मिटाइटिस होगा और डिमेंशिया होगा। ठीक है, तो पेलिग्रा में क्या, पेलिग्रा ये पूछ सकते हैं कि पेलिग्रा में 3D कौन से सिम्टम होता है, तो पेलिग्रा में होता है डायरिया, डिमेंशिया और डर्मिटाइटिस, 3D होता है। ठीक है, तो विटामिन बी3 के नाइसिन की डेफिशिएंसी से कौन सा प्रॉब्लम होता है, तो विटामिन बी3 मतलब नाइसिन की डेफिशिएंसी से पेलिग्रा होता है। पेलिग्रा में कौन सा 3D होता है, तो आता है डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 35, विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया होता है, तो विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। विटामिन बी12 डेफिशिएंसी में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है। ठीक है, तो विटामिन बी12 की कमी से विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया होता है, तो इसका आंसर आएगा पर्नीशियस एनीमिया से क्या करते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। हेल्थ और उसके प्रोग्राम्स के बारे में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराना। ठीक है, जेएसवाई कब आया था, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जेएसवाई कब आया था। ठीक है, जेएसवाई जो है वो सेफ मदरहुड प्रोग्राम फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए है, मतलब कि जननी सुरक्षा जब योजना आई थी ना, तो इसमें क्या क्या आ गया, इसका मुख्य उद्देश्य कि जो इसमें क्या था कि हॉस्पिटल में ही इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी किया जाए। ठीक है, ताकि मदर और बच्चे को इसकी मोर्टालिटी को कम किया जा सके। ठीक है, तो जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 37, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो मिशन इंद्रधनुष संबंधित है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन से। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम आरएनटीसीपी का नया नाम क्या है, तो इसका नया नाम है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, 2020 में इसका नाम बदला गया था। इसका नाम क्या किया गया था, आरएनटीसीपी का नया नाम किया गया था नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम किया गया था 2020 में चेंज करके। क्वेश्चन नंबर 39, पल्स पोलियो प्रोग्राम कब शुरू किया गया, तो पल्स पोलियो प्रोग्राम को शुरू किया गया 1995 में। पल्स पोलियो को 1995 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी, तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 1948 में, मतलब 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। वो कहाँ पे इस्टेब्लिश था, जिनेवा में इस्टेब्लिश हुई है। अब टॉपिक 8 देखेंगे कम्युनिकेबल डिसीज का। कम्युनिकेबल डिजीज के टॉपिक में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, मलेरिया का कैरियर कौन है, तो मलेरिया का कैरियर है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 42, डेंगू का कैरियर कौन है, इसका आंसर आएगा एडिस एब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 43, काला अजार का कैरियर कौन है, तो काला अजार का कैरियर है, इसका वेक्टर है सैंड फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 44, लेप्रेसी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा कहलाता है, तो लेप्रेसी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कहलाता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कोविड-19 पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो कोविड-19 पॉजिटिव एजेंट है SARS-CoV-2। ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो वो पूछ सकता है कोविड का 19 पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, तो SARS-CoV-2 इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। अब पांचवा टॉपिक है फर्स्ट एड के लिए, तो CPR में चेस्ट कंप्रेशन की रेट कितनी होनी चाहिए, तो CPR में एडल्ट में चेस्ट कंप्रेशन जो देते हैं ना, वो 100 से लेके 120 पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन की रेट कितनी होनी चाहिए, तो 100 से लेके 120 ब्रीथ पर मिनट होनी चाहिए। क्वेश्चन 47, बर्न पेशेंट का फर्स्ट एड क्या है, तो अगर बर्न पेशेंट होता है इसका फर्स्ट एड क्या करना चाहिए, तो इसलिए कूल विथ वाटर देना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 48, स्नेक बाइट पेशेंट को सबसे पहला क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले इसको इमोबिलाइज करना चाहिए लिम्ब को। ठीक है, हिलने डुलने नहीं देना चाहिए, और क्या आता है ट्यूनिकेट बांध देना चाहिए ताकि जो वैनम है वो ऊपर तक ना फैले। ठीक है, और इसको हर मिनट कहते हैं तो ढीला करते रहना चाहिए, जो टाइट ये है ना टूनिकेट, उसको बीच बीच इसको ढीला करते रहना चाहिए। तो क्वेश्चन 48 का आंसर क्या आएगा, स्नेक बाइट पेशेंट का सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, इमोबिलाइज करना चाहिए लिम्ब को।
क्वेश्चन नंबर 10 एनाटॉमी फिजियोलॉजी में एडल्ट का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? तो एडल्ट का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। और एडल्ट का नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? एडल्ट का अगर अगर रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, इस पर थोड़ा क्वेश्चन नंबर 49 का एक बार फिर से देखिए। एडल्ट का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? तो एडल्ट का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है 12 to 20, ठीक है। अगर 12 से कम हो गया तो क्या कहलाएगा? वो ब्रेडिप्निया कहलाता है। मतलब इसको हार्ट रेट कम हो गया तो क्या कहलाएगा? रेस्पिरेटरी रेट कम हो गया तो ब्रेडिप्निया कहलाएगा। अगर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया तो टैक्पनिया कहलाएगा, ठीक है। अगर 20 से ज़्यादा हो गया तो टैपनिया कहलाएगा। अगर 12 से कम हो गया तो ब्रेडिप्निया कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, एडल्ट का हार्ट रेट कितना होता है? तो एडल्ट का हार्ट रेट होता है 60 से 100 बीट पर मिनट, ठीक है। अगर हार्ट रेट, अगर पल्स रेट, क्या बोलते हैं, हार्ट रेट जो पल्स रेट है अगर 60 से कम है तो क्या कहलाएगा? ब्रेडिकार्डिया कहलाएगा। अगर 100 से ज़्यादा हो गया तो टैकीकार्डिया कहलाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल एडल्ट का रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? 12 से 20 पर मिनट होता है। और नॉर्मल एडल्ट का हार्ट रेट कितना होता है? इसका हार्ट रेट होता है 60 से लेके 100 ब्रीथ पर मिनट होता है, ठीक है। तो गाइस ये थे मेरे टॉप 50 क्वेश्चन एग्जाम वाइज। आपके सिर्फ सिलेबस में जो टॉपिक थे इसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया। तो मैंने आपके प्रीवियस ईयर के पेपर भी चेक किया, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये नहीं कि मैं बार बार इसी क्वेश्चन को डालूँ, ऐसा नहीं है। मैंने मतलब हर सब्जेक्ट के मैंने जितने भी क्वेश्चन निकाल सके मैंने बनाया है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी होगी तो मेरे वीडियो को कमेंट जरूर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।